Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study 4 AM। दोस्तों, आज हमारा जो है कंप्यूटर का सेट 2 है। ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो कि सीजीएल में के किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं। और ये भारत के किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर एसएससी सीजीएल, अब तो यूपी के यूपी ट्रिपल एससी में भी कंप्यूटर पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि विच कंपनी मैन्युफैक्चर द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ना 4004, किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया? फैक्ट है, याद करने वाला है, समझने का है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेल कॉर्पोरेशन। ठीक, इंटेल कॉर्पोरेशन वो कंपनी है जिन्होंने पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि पाइथन इज अ, पाइथन क्या है? पाइथन जो है, क्या वो उच्च स्तरीय भाषा है, क्या वो असेंबली लैंग्वेज है, क्या वो निम्न स्तर की भाषा है, या फिर मशीन भाषा है? तो दोस्तों, पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज। अभी जो भाषाएं है क्या कंप्यूटर की, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, अब अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात करें मित्रों, तो कंप्यूटर लैंग्वेज ठीक, कंप्यूटर लैंग्वेज की हम बात करें तो ये जो कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी होती है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरा होता है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये जो लो लेवल लैंग्वेज है इसको पुनः दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें पहली है आपकी मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, और दूसरी है आपकी असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं डिवाइड किया गया है। मशीन लैंग्वेज जो है, ठीक, अब जो दोस्तों कंप्यूटर हमारा जो है वो केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है। ठीक, कंप्यूटर जो है वो ओनली मशीन लैंग्वेज को समझता है। ठीक, और किस रूप में समझता है? ये बाइनरी रूप में समझता है, यानी कि 0 और 1 के रूप में समझता है। 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। ये भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, कल के सेट में इसके बारे में बताया है, क्वेश्चन आए हुए थे। तो असेंबली लैंग्वेज को और हाई लेवल लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर जो है नहीं समझता है। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? मशीन लैंग्वेज को। ठीक, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिस तरह की हम लोग लगभग जो यूज करते हैं उसके लगभग उसके सिमिलर होती है। इसमें जैसे कि कोई चीज जोड़ना हो, जैसे कि आपको 2 और 2 जोड़ना हो, तो यहाँ पर टू एड लिखना पड़ेगा। 2 और 2 को घटाना है तो सब्ट्रैक्ट का सब लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ये कोड देने पड़ते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में न्यूमेनिक न्यूमोनिक न्यूमेनिक कोड का यूज होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। हाई लेवल लैंग्वेज को भी कंप्यूटर नहीं समझता है, जैसे कि आपका फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन क्या है? आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आपका बेसिक्स आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, और आपका कोबोल। ठीक, और ये आपका जो आज का जो क्वेश्चन था वो ये क्या? आपका पाइथन। ठीक, ये सब क्या है? ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। और आपकी पाइथन, है ना, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ये सब आपकी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। फोटोन की अगर हम बात कर ले, फोटोन जो है दोस्तों पहला हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक, जिसको बनाया था जैक बेकन ने। ठीक, जेम्स बेकन ने इसको बनाया था। पहला हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है? फोटोन। क्लियर हुआ?
तो लैंग्वेज के बारे में समझ गए कि कंप्यूटर की 2 लैंग्वेजेस होती हैं, मेनली लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को पुनः 2 भागों में बाँटा, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को ही कंप्यूटर समझता है, बाकी इन लैंग्वेज को नहीं समझता है। क्लियर? 0 और 1 बाइनरी सिस्टम में ये समझता है और असेंबली लैंग्वेज में न्यूमेरिक कोड का यूज़ होता है, बाकी ये सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब मशीन लैंग्वेज को समझता है तो फिर इन लैंग्वेज को कैसे समझता है? इनके लिए पहले से ही सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं जिसको हम लैंग्वेज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो अब इसमें क्या है कि असेंबली भाषा को ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करने वाले होता है, उसको कहते हैं असेंबलर। क्वेश्चन पूछा जाता है असेंबलर, ठीक? कौन है असेंबलर? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? ये करता है, ये कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रकार से जब हाई लेवल लैंग्वेज हो HL को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं कौन? एक तो होता है आपका इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, और दूसरा होता है आपका कंपाइलर, कंपाइलर, कंपाइलर। ठीक है, या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रब कर लें। ठीक, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? इंटरप्रेटर जो होता है, जो डेटा होता है उसको या टेक्स्ट को ये वन बाय वन करके ये एक एक लाइन को ट्रांसफर करता है, जबकि या कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर जो है ना संपूर्ण डेटा को कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ये इसमें मेन डिफरेंस होता है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था? तो पाइथन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बाकी मशीन लैंग्वेज नहीं, ये सब चीज समझ चुके हैं। क्लियर? ये नोट ऐसे ही बना सकते हैं फ्लो चार्ट में। अगर हम अगले प्रश्न की हम बात करें कि लाइनेक्स है क्या? लाइनेक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक तरीके से। क्लियर? लाइनेक्स की अगर हम बात कर लें, ये क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी स्थापना किसने की? लाइनेक्स की स्थापना जो है वो एक 1991 में ये की गई थी। लाइनेक्स, इसको चाहे लाइनक्स पढ़ लें या लिनक्स पढ़ लें, तो इसकी स्थापना जो है वो लिनस टोरवाल्ड्स ने की थी। लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1991 में। ठीक है, तो लाइनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं? जैसे आपका विंडोज। ठीक, विंडोज की तरह लाइनक्स भी होता है, बट ये जो है ना फ्री होता है। इसके लिए कोई भी आपको रुपए पे नहीं करने पड़ते हैं, जबकि विंडो के लिए आपको पे भी करना पड़ता है। ठीक, और ये एडिटेबल भी होता है, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ, और क्या विंडोज था, और आपका यूनिक्स होता है। यूनिक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर? इसके बाद और क्या हो सकते हैं? एंड्रॉयड मोबाइल में जो हम एंड्रॉयड मोबाइल करते हैं वो, और आपका ओएस, ये क्या है? ये सभी की सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर हुआ? असेंबली लैंग्वेज समझ चुके हैं और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं। इंटरप्रेटर आप जानते हैं कि क्या? ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, in the context of memory size in computer data store and 1 gigabytes is equal to how many megabyte? तो कह रहा है कि मेमोरी साइज के संदर्भ में कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? देखो, 1 जीबी जो होता है वो आपको पता होगा 1024 एमबी के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? 1024 मेगाबाइट। ठीक,
मेमोरी यूनिट के बारे में क्वेश्चंस और जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है साइज वाइज। ठीक, यूनिट सबसे छोटी से सबसे बड़ी की तरफ हम चलते हैं। देखो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है बिट, इससे बड़ी होती है बाइट। ठीक, फिर आता है आपका केबी किलोबाइट, फिर आता है आपका एमबी मेगाबाइट, फिर आपका जीबी, फिर आपका टीबी, और लास्ट में सबसे बड़ा हो जाता है एक्साबाइट। ठीक, ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक, ये याद रख लेंगे। बाकी सभी 1024 1024 1024 इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की हम तब की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है A hard disk is an example of a hard disk is an example of which type of data storage devices। कह रहा है कि हार्ड डिस्क जो है वो किस प्रकार की एक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। क्या वो प्राइमरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज, ऑफलाइन स्टोरेज और टर्सरी स्टोरेज। तो हार्ड डिस्क जो है, एक तो हार्ड डिस्क आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है, ये क्या मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक, और ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक, अब जरा हम थोड़ा कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा। ठीक, कंप्यूटर मेमोरी की हम बात करें, स्टोरेज डिवाइस की अगर हम बात करें, मेमोरी डिवाइस या मेमोरी की हम बात करें, तो कंप्यूटर में जो मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। मेनली कितने टाइप्स की होती है दोस्तों, दो टाइप्स की। पहली जो होती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी बोलते हैं हिंदी में। और दूसरी की हम बात करें वो होती है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, अथवा इसका और भी दूसरा नाम है, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक, और इसको कहते हैं सहायक भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसे हिंदी में कहें सहायक मेमोरी भी कहते हैं। अब जो मेन मेमोरी है दोस्तों, इसको पुनः जो है दो भागों में बांट दिया गया। ठीक, मेमोरी में मेन मेमोरी जो है, और ये जो मेन मेमोरी जो है ना, ये डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ी होती है। इनका कांटेक्ट जो है ना डायरेक्ट सीपीयू से होता है। ठीक है, ये थोड़ा बाद में जानेंगे कौन कौन सी दो प्रकार की आ गई। अब इसमें भी आ जाती है परमानेंट परमानेंट मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी। ठीक, टेम्परेरी मेमोरी। परमानेंट मेमोरी को और दूसरा नाम कह सकते हैं, इसको कहते हैं नॉन वोलाटाइल, और इसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। ठीक, वोलाटाइल का मतलब होता है मित्रों वाष्पशील, मतलब उड़ जाना, और नॉन वोलाटाइल मतलब जो नहीं उड़ जाना, अर्थात टेम्परेरी और परमानेंट। क्लियर। ये टेम्परेरी जो मेमोरी जो होती है, ये क्या होता है कि जब आपका पावर स्विच हो जाता है तो ये ना डेटा उड़ जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है। जबकि परमानेंट में परमानेंट बना रहता है, ये होता नहीं है। और इसमें जो होता है आपका आ जाता है रोम। ठीक, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक, ये आपकी क्या है परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। भाई हम टेम्परेरी मेमोरी की हम बात करें तो ये आपकी दो प्रकार की हो जाती है। इसमें आपका एक कैश मेमोरी, ठीक इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपका रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। क्लियर। अब ये रोम जो है पुनः तीन प्रकार की हो गई। एक आता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, और तीसरा जो होता है ईई पी रोम। ठीक, इसके बारे में डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, इतना हम लोगों ने समझ लिया। बाकी जब हम सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करें, सेकेंडरी मेमोरी आप जानते हैं दोस्तों कि जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया या पेन ड्राइव ले लेते हैं, जो ये डायरेक्ट, ये इसमें कुछ डायरेक्ट एक्सेस भी होती है जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट एक्सेस डबल सी होगा, और यहाँ पर दूसरा जो होता है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस, सिक्वेंशियल।
एक्सेस मेमोरी होती हैं। ठीक, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में जो होती है वो होती है आपकी मैग्नेटिक, है ना, ये मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, जिसमें आपका कौन कौन से आ जाते हैं, जिसमें आपका फ्लॉपी डिस्क आ जाता है। ठीक, फ्लॉपी डिस्क भी पूछा जाता है, आपका हार्ड डिस्क जिसे हम एसडीडी भी कहते हैं, इसे एफडीडी भी कहते हैं। आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, ऑप्टिकल डिस्क। इस प्रकार से ये है ना, और भी कहीं होती है एग्जाम्पल। तो आई होप समझ में आएगा कि मेमोरी होती क्या है। ठीक है, इतना आप समझ लेंगे, एक माइंड में सेटअप हो चुका है कि हाँ मेमोरी होती क्या है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। अब क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार है। ठीक, या सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है, जो प्रकाश संवेदी डिटेक्टर यानी कि लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का एक प्रदर्शन स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है। लाइट पेन, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ओएमआर फुल फॉर्म पूछा जाता है। एमआईसीआर का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम प्रकाश का यूज करते हैं, वो होता है आपका लाइट पेन। नाम ही है उसमें लाइट पेन। क्लियर। और आपका बारकोड रीडर पता है कि आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ये रिकॉग्नाइज करता है, रीड करता है। ओएमआर जो है आपका चिन्ह को रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए जो है ना आप ओएमआर शीट देते हैं, जो हम लोग गोला भरते हैं ना, इस तरह से एक तरह से ये तो चिन्ह ही तो ना, इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, ओएमआर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है वो बैंक चेक, इसका सबसे ज्यादा यूज जो है बैंक चेक को पहचानने में किया जाता है, और बैंक चेक में 14 कोड होते हैं। क्लियर। सो इसका आंसर जो हो जाएगा लाइट पेन इज अ राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी पूछ दिया जाता है, इज मेजर्ड इन डेज व्हिच रिप्रेजेंट एज सीपीयू साइकिल। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को किसमें मापा जाता है, जो सीपीयू चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो नापा जाता है हर्ट्ज में। किसमें नापा जाता है दोस्तों, हर्ट्ज में। ठीक है, तो सीपीयू की गति को हर्ट्ज में नापा जाता है, और जो एक सीपीयू की साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब थोड़ा हम सीपीयू की हम बात करें, अगर हम दोस्तों सीपीयू को देखें तो सपोज दैट ये कोई सीपीयू है। सीपीयू में तीन चीजें मेन होती हैं। देखो पहले सीपीयू में हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। ठीक, और इनपुट देने के बाद हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक, इनपुट देने पर यहाँ पर कोई तो चीजें होंगी जो फंक्शन करती होंगी, वर्क करती होंगी। तो सबसे पहले होता है एमयू। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट से मिलकर बना होता है, मेमोरी यूनिट। फिर इसका होता है सीयू, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू के पार्ट होते हैं। और होता है एएलयू, अर्थमेटिक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। मेमोरी यूनिट क्या होता है कि इनपुट को लेता है, इनपुट डिवाइस से इनपुट को लेता है और स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट जो है इसका फंक्शन होता है, इसको जो है ना मैनेजर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही तो कंट्रोल करती है कि कौन सा डेटा किस एप्लीकेशन के लिए है, या कौन सा काम कौन एप्लीकेशन करेगा, ये कौन नियंत्रण करता है, ये कंट्रोल यूनिटी करती है ना। किसी अगर हम होटल में बात करें या कहीं भी ले लें, मैनेजर का काम क्या होता है कि किस व्यक्ति का क्या काम है ना, उसको उसका काम सौंपना। ऐसे ही सीयू करता है कि जो भी हम लोगों ने डेटा इनपुट किया, तो वो क्या हम लोगों ने इनपुट किया है, ये इसको कंट्रोल करता है और उस व्यक्ति तक पहुंचाता है कौन, एक तरीके से कंट्रोल यूनिट। ये जो है ना गणितीय संक्रियाएं जो हैं ऑपरेशन प्रोसेस करता है कौन, एएलयू। नाम ही है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आई होप सीपीयू के बारे में समझ चुके होंगे। सीपीयू को और क्या कहते हैं,
सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक, क्योंकि यही तो पूरी जान है कंप्यूटर की, सीपीयू। तो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? अभी अभी बताया किसे कहा जाता है, सीपीयू को, ठीक, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एमयू आप समझ चुके हैं, इसका एक पार्ट होता है इनपुट आउटपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिफाइंस फायरवॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? देखो, फायरवॉल होता क्या है दोस्तों, फायरवॉल जो है वो एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, ठीक। फायरवॉल क्या है, नेटवर्क। ये करता क्या है फायरवॉल, ये जो ना मॉनिटर करता है, मॉनिटर एंड फिल्टर किस चीज को, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क। मतलब कौन सा नेटवर्क आ रहा है और कौन सा जा रहा है, ये उसका जांच करता है कि क्या कोई सही है। सिक्योरिटी का मतलब ये तो सिक्योरिटी करता है कि गलत, अगर अवांछनीय कोई नेटवर्क है उसको ये कंप्यूटर में जाने नहीं देता और सही चीज को वो आने देता है। तो यही तो इसका काम है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार से भी काम करता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइस टू, इधर ये मिस हो गया है, टू मॉनिटर एंड फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मतलब यहाँ समझा दिया कि क्या होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज बीआरएमएल स्टैंड फॉर। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बीआरएमएल का पूर्ण रूप क्या है? बी आर एम एल याद कर लेंगे। बी फॉर वर्चुअल, आर मतलब रियलिटी, एम मतलब मार्कअप और एल मतलब लैंग्वेज। तो बी आर एम एल का मतलब है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज बीजीए स्टैंड फॉर। बीजीए का मतलब क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। बीजीए का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे, क्या आंसर हो जाएगा? ए इज अ राइट आंसर। ये करता क्या है, ये है ना हाई रेजोल्यूशन या स्टैंडर्ड आपको व्यू दिखाता है ना, फुल एचडी में, है ना, डिस्प्ले, ये टेक्स्ट हो चाहे ग्राफिक्स हो या कलर्स, कंप्यूटर मॉनिटर में, है ना, बहुत अच्छे पिक्चर्स को ये दिखाता है। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे, बीजीए का मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कह रहा कि विच फंक्शन की इज यूज फॉर ओपनिंग हेल्प। निम्न में से कौन सी कुंजी मदद के लिए इस्तेमाल की जाती है? ठीक, हेल्प लेने के लिए कह रहा है कि इनमें से कौन सी की, तो वो है आपकी F1 की। F1 की का यूज जो है, F1 की ये सारी की सारी क्या है, फंक्शन की। और टोटल फंक्शन की कितनी होती है? टोटल फंक्शन की हम बात करें तो वो की होती है 12। और ये फंक्शन की जो ना, वो डिपेंड करती है आप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, है ना, कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन करती हैं। तो यहाँ पर हेल्प के लिए कौन सी हम करते हैं, F1, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इन अ कंप्यूटर which unit is responsible for processing data and is also called the electronic brain of the computer। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा को संसाधित करने के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है? और इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये कर चुके हैं, किसे कहा जाता है दिमाग, सीपीयू को।
सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू किस किस से मिलकर बनी होती है? एमयू, सीयू और एएलयू। क्लियर? रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क आपका क्या है? एक सेकेंडरी डिवाइस है। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। कीबोर्ड के फाउंडर कौन है? तो कीबोर्ड के फाउंडर जो है वो है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। कह रहा है कि the F7 key is commonly used in Microsoft programs such as Microsoft Word, Outlook for etc. F7 कुंजी आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक में या डेस्क के लिए प्रयुक्त की जाती है। कह रहा है कि जो हम MS वर्ड, ऑफिस वगैरह यूज करते हैं उसमें F7 का यूज किसके लिए करते हैं? तो हम स्पेलिंग चेकिंग एंड ग्रामर को अपने चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए F7 का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। 2020 CHSL में ये पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज ENIAC स्टैंड फॉर? कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? देखो, ENIAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, एन मतलब न्यूमेरिकल, आई मतलब इंटीग्रेटर, ए मतलब एंड और सी मतलब कंप्यूटर। तो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सो ए इज अ राइट आंसर। ये भी याद करने वाला फैक्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इनियक किसने खोजा और कब खोजा। देखो, इनियक का जो विकास है या डेवलप जो है वो 1946 में किया गया, और इसको किया था दो व्यक्तियों ने, जॉन जॉन मॉचली और दूसरे व्यक्ति थे जे प्रेस्पर एकर्ट। ठीक, इनियाक को किसने किया? जॉन मॉचली ने और जे प्रेस्पर एकर्ट ने। कब? 1946 में। फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फायरवॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है। आजकल ये इनकरेक्ट या गलत का ट्रेंड ज्यादा है, चल रहा है क्वेश्चन में, तो इनमें ध्यान देना होगा। ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पर ये था कि ये जो है, पहला क्या कह रहा है? इट परमिट्स नेटवर्क ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ रूल्स। ये नियमों के एक सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन की अनुमति देता है। हाँ, ये तो बात तो ठीक है, हमने बताया कि ये नेटवर्क को आने जाने देता है। दूसरा कह रहा है कि इट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। नहीं, हाँ, ये कॉम्बिनेशन है, दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ये भी बात सही है। यहाँ पर ऑप्शन दो लिखे नहीं गए हैं, सी ऑप्शन डाल लीजिए। ये कह रहा है कि ये नेटवर्क को गलत नेटवर्क को अनुमति देता है। ठीक है, ये ऑप्शन में एक ले लीजिए। ठीक, यही था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो गलत नेटवर्क को अनुमति देता ही नहीं है, सिक्योरिटी ही है ये। नेटवर्क सिक्योरिटी एक डिवाइस है ना, तो ये गलत नेटवर्क को अनुमति अलाउ नहीं करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी इज राइट आंसर। बाकी आप फायरवॉल के बारे में हम लोगों ने जान चुके थे कि एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों ही तरीके से काम करता है, और ये जो है मॉनिटर करता है और फिल्टर करता है किसको? इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क को। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम? पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी इज आंसर, प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी। ध्यान देना, प्राइमरी नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्रामेबल है। ठीक, आपको पता है कि रोम जो है, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, एक क्या है, ये एक परमानेंट मेमोरी है। ठीक, परमानेंट मेमोरी को और क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल बोला जाता है। नॉन वोलाटाइल मतलब इसका जो है डेटा डिलीट नहीं होता, सप्लाई बंद होने पर ये डेटा डिलीट नहीं करती। इसमें आपके पीरोम, ईपीरोम और ईईपी रोम, ठीक, तीन प्रकार की होती हैं। पीरोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, एक बार डेटा आप राइट कर देंगे, सिर्फ रीड कर सकते हैं, फिर बाद में इसको इरेज नहीं किया जा सकता, रोम में होता है। तो एक बार प्रोग्रामेबल कर देंगे तो इसको नहीं कर सकते। ईपी रोम, ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्राम्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि परावैंगनिक किरणों की सहायता से आप डेटा को इरेज कर सकते हैं। ठीक, और ईपीरोम में इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल है ना, वो हाई वोल्टेज से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर, ये सभी फुल फॉर्म याद रखें और में क्या डिफरेंस है वो आप समझ चुके हैं। क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हाई वोल्टेज से आप इसको इरेज कर सकते हैं, इसमें आपका परावैंगनिक किरणों की सहायता से इरेज किया जा सकता है, और ये आपकी क्या है, ये सभी आपकी परमानेंट मेमोरी है। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की डिस्प्लेस द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जब हम एमएस का यूज करते हैं तो हम प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखते हैं। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी कीज का इस्तेमाल किया जाता है, Alt F2, Alt प्लस कंट्रोल F2, कंट्रोल F2 या शिफ्ट F2। देखो सारे के सारे F2 है, बट यहाँ पर इन दोनों में कंफ्यूज ना करना है। तो इसमें आपका यूज किया जाता है कंट्रोल F2 का यूज करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आप कंट्रोल F2 का यूज करेंगे। किसका करेंगे दोस्तों, कंट्रोल F2, ना कि Alt F2। ठीक, कंट्रोल F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम इनटू एग्जिस्टेंस। कह रहा है कि ये जो जावा स्क्रिप्ट है वो प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आई, 2000 में आई, 1990 में आई, 1995 में या 1999 में। ठीक, तो दोस्तों जावा स्क्रिप्ट जो आई वो आपकी 1995 में आई, और ये जावा स्क्रिप्ट दिया किसने था, उनका नाम है जेम्स गॉसलिंग। किसने दिया, जेम्स गॉसलिंग। ठीक, इन्होंने जो है जावा स्क्रिप्ट दिया। ये ज्यादातर इंटरनेट में यूज किया जाता है इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर या समरूप डिस्प्ले, मतलब या तो कंप्यूटर का मॉनिटर ले लो या कोई इसके जैसी और डिस्प्ले, स्क्रीन पर आकृति की चाल को नियंत्रित करने के लिए वहां पर जो चल रहा होता है इसकी ना, जो मोशन वाले होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लीवर या उत्तोलक जिसे कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है ना, इस तरह से, ऐसे ऐसे जैसे कि हम जैसे हमारा गियर होता है ना गाड़ी में, उसको इधर उधर घुमाया जाता है, इस तरह से किसका यूज करते हैं, तो वो आपको पता होगा, जॉय जॉय स्टिक। ठीक, जॉय स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जॉय स्टिक क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एनालॉग सूचना को डिजिटल सूचना में बदलता है। ठीक, एनालॉग को डिजिटल में कौन बदलता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर नहीं, बारकोड रीडर नहीं, गेम पैड नहीं, क्या करता है, डिजिटलाइजर। डिजिटलाइजर जो है वो एनालॉग सूचना को डिजिटल सूचनाओं में बदलता है। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल।
कंप्यूटिंग के क्षेत्र में यूआरएल की एक परिभाषा क्या है? यानी कि यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, which of the following is used to receive and send computer files over telephone lines? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है मोडेम। ठीक, मोडेम का इस्तेमाल किया जाता है। मोडेम को अगर हम बात करें, मोडेम मोडेम में मो का मतलब क्या है और डेम का मतलब क्या है? देखो, मोडेम में मो का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, ठीक, और वही डेम का मतलब होता है डीमोडुलेटर, तभी तो वो मोडेम। ठीक, इसका फंक्शन क्या है? एक तो ये हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक, ये एक तो हार्डवेयर डिवाइस, ठीक, ये तो हार्डवेयर डिवाइस है। ये इसका इस्तेमाल जो है ये करता क्या है? एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है किसमें? डिजिटल में। ठीक, कहाँ से एनालॉग लेगा? ये फोन से लेगा। ठीक, वहां से फोन से लेगा या टेलीफोन से लेगा। दूसरा ये, और ये डिजिटल सिग्नल को ये डिजिटल सिग्नल को बदल देता है एनालॉग सिग्नल में। और ये डिजिटल कहाँ से लेता है? ये आपका लेता है फ्रॉम कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर से लेता है और एनालॉग में बदल देता है। क्लियर? मॉडेम। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू इंटर मोशन डेटा इन कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस? निम्नलिखित में से कौन सा वह इनपुट डिवाइस है जो मोशन डाटा को कंप्यूटर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मॉनिटर, ट्रैकबॉल, प्लॉटर या जॉयस्टिक्स? तो वो आपका आंसर हो जाएगा ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल आप जानते हैं कि ये सपोज दैट आपने अगर लैपटॉप में देखा होगा, बीच में एक बॉल होती है, ट्रैक बॉल है ना, जो माउस के स्थान पर यूज किया जाता है। इस तरह से एक पॉइंटर टाइप से होता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। तो ये क्या होती है? एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या होता है? ये एक माउस भी आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, और आपका जो है स्टिक, ये भी क्या है? ये सब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग अ बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? कंप्यूटर की भाषा में एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? ठीक, आपको पता है कि एक बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 इज अ राइट आंसर। सो दोस्तों, आज का हमारा सेट 2 था, इसमें 25 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सोल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में आए हुए और आगे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न करने का उद्देश्य एक ही रहता है कि एग्जामिनर प्रश्न किस तरह से भी पूछा जा सकता है ना, ताकि हम अपने आप को उसी तरह से तैयार कर सकें। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मूल्यवान है। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।